और दोस्तों, मैं किरण आगुश और मेरे साथी किरण ट्रेनर आप सबका अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ वरिष्ठ वर्ग प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। हमारे आज के प्रतिभागी हैं मिसाली सदन की ओर से किरण वाइकॉम के दूसरे प्रतिभागी हैं गौतम महाकाल सदन की ओर से किरण येंगोंग निकोलास प्रतियोगिता के कुल अंक 50 हैं। विषय वस्तु के लिए 30 अंक, उच्चारण के लिए 10 अंक, प्रस्तुतिकरण के लिए 10 अंक और प्रवाह के लिए 10 अंक। प्रत्येक प्रतिभागियों को 4 मिनट का समय दिया जाएगा और 4 मिनट पर 2 बार इस तरह बजेंगे। 3 मिनट पर चेतावनी की घंटी 1 बार इस तरह बजेगी। सभी प्रतिभागियों को हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। हमारे आज के पहले प्रतिभागी हैं शिवाजी सदन की ओर से भव्य झांकी इलाका नंबर 4092 क्लास 10 में। करने के बाद पता चले क्या होती है बर्बादी। इससे बड़े आबाद ये मेरे दोस्तों का कहना है और मेरा मानना। सभा में उपस्थित आदरणीय उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं कैडेट भव्य शिवाजी सदन की ओर से इस कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे कविता के लेखक का नाम है रामलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 1965 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मानना यह है कि शादी दो व्यक्ति के बीच में प्रेम, खट्टी मीठी टकराव, कभी कभार लड़ाई और एक दूसरे के लिए स्नेह की भावना होती है। तो इसी को लेकर मेरे लेखक ने एक बहुत ही मजेदार कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मुंह पे उंगली रखो। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। मुंह पे उंगली रखो, तमाशा मत करो, है चुप रहने की दवा मना करो। रामलाल जी बोले अपनी बीवी से, बीवी बड़ी भयंकर थी, जटा बोले शिव शंकर थी, नेत्रों से ऐसी टूटी ज्वाला, पीछे हटो कहकर धक्का दिखाया। शब्द वाणों के तो अपने विवाह दिवस से ही थे रामलाल जी आदि, आज धक्का खाकर पता चला क्या होती है शादी। थोड़ी सी टूटी कमर, थोड़ी सी निकली आंख, थोड़ी सी टूटी कमर और थोड़ी सी निकली आंख, ये वही पत्नी है जिसको पाने के लिए मांगी थी दुआ। अरे दुआ का फल क्या दे गए भगवान। पूजा की थी 5 साल लेकर इस लड़की का नाम, लेकिन लड़की बन गई है देवी, तो देवी पूजा उतारने को तैयार। जब भी बोले रामलाल जी सिखा देती है बोलने का शिष्टाचार। किंतु आज मामला हो गया था गरम, रामलाल जी भूल गए थे पति धर्म, तो धर्म था पत्नी को ले जाना फिल्म दिखाने, किंतु लाला जी चले आए घर गाने गाने। इस तरह पत्नी के सपनों को खाक में मिलाकर 2.5 घंटे तक मेकअप की तपस्या करवाकर आते ही बोल पड़े, जानो आज क्या है खाने में। भूल गए सुबह वादा हुआ था फिल्म दिखाने जाने में, फिल्म के साथ हुआ था
भागने का विचार, इसलिए पत्नी ने कर दिया पूरे आस पड़ोस में प्रचार। किंतु पतिदेव आए पूरे 2 घंटे लेट, गुस्सा तो इतना आया करते 2-3 थप्पड़ से पेट। किंतु पत्नी थी क्षमाशील और दयावान, एक तो अपशब्द और एक झक्की से चलाया काम। पत्नी के इस हाय गवा ने रामलाल जी का दिल कर दिया घायल, क्योंकि वह 2 घंटे की देर इसलिए खरीदने लगे थे पत्नी के लिए पायल। वह पायल जो 2 दिन पहले पत्नी को खूब पसंद की आई, और आज रामलाल जी की रुकी हुई सैलरी अचानक से आई। खुशी से दादाजी चले गए बाजार, पत्नी को पायल देनी थी उपहार, और बताना चाहते थे कितना है पत्नी के लिए दिल में प्यार। किंतु उससे पहले पत्नी ने बता दिया। धन्यवाद। हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं नेताजी सदन की ओर से वाइकोम देव, इनाम नंबर 395। दिल में गुब्बारे बन रहे थे यह सोचकर कि एक ऐसी साली आएगी जो मेरे दिल चुरा कर दे जाए, लेकिन भगवान ने ऐसी किस्मत दी है कि साली तो ऐसी मिलेगी जो बताने के लायक नहीं। भगवान अगर मुझे ऐसी साली देती तो अच्छी साली देती तो मुझे अपने पत्नी को अपने बीवी को कविता पाठ के सभा में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय और मेरे भाई प्यारे भाई और दोस्तों आज मैं गुलाटी के लिए प्रवेश कर गया। 3 बात से आप लोगों के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और इस कविता का शीर्षक है तुम शरीर हो। मेरे कविता को शुरू करने से पहले मैं अपने कविता के कवि के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे कविता के कवि का नाम गोपाल प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 1915 में हुआ था, 1915 के 13 में, और स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से उसका जन्म 13 जनवरी 1915 को किया गया और उनका मृत्यु 2005 के अंत में हुआ। गोपाल प्रसाद जी के माता का नाम चमेली देवी और पिता का नाम राजेश्वर शास्त्री था। तो शुरू करते हैं मेरे कविता तुम शरीर हो या आश्रित हो, चाहो तुम मुझे खुदकर गाली दो, मत भावा के ताली दो, मुझे मत मानो दो। मैं अपने मालिक से हर बार यही और मांगू कि गाली दो या गोरी दो, भगवान मुझे एक साली दो। तुम खा लो भले से दो, लेकिन खाने का मजा हो। तुम फेंको भरे लाओ, लेकिन खाने का मजा हो। तुम पी लो मटके पर मटका, लेकिन गाली की मजा हो। लेकिन हमेशा रहो बीवी को हमेशा ऊपर साली की बात हो। साली है पाया से सज्जन, साली सज्जन सितारे, साली है चंचल तारे से, लेकिन साली चंचल से प्यार। लेकिन यदि मौत से भी कुछ पहचान ना हो पाए तो हर रोग को दूर करने वाले इस साली को आजाकारी। तुम देखो मुझे बिन साली का जीवन कैसा होता है। जब इसे कोई सालों को जीता निकलेकर पुकारता है तो मुझे गाली जैसा लगता है। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छी साली मिल जाती तो मैं भगवान से, लेकिन अगर मुझे
कृष्णा नेताओं ने बसाई है कलयुग में लंका। रावण आया उन नेताओं से मिलने, उनकी बनाई लंका को देखने और उसे खाना पीना मिला ढंका। सभा में उपस्थित प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक और मेरे प्यारे भाइयों एवं सहपाठी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं कैडेट रामकृष्णा शिवाजी सदन की ओर से आज के इस कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सबके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रावण और आजकल के नेता। और इसके कवि हैं अरुण जैमिनी। अरुण जैमिनी का जन्म 22 अप्रैल 1959 को नई दिल्ली में हुआ था। वह एक कवि के साथ साथ एक लेखक और एक व्यंग्यकार भी है। कवि ने इस कविता को बेहतरीन तरीके से एक नाटक की तरह बताया है, जिसमें मुख्य पात्र है रावण। रावण आया था इस धरती पर यह सोचकर कि नेता उसके सामने कुछ भी नहीं है, वही है सबसे बड़ा राक्षस। पर वापस जाते जाते उसे यह पता चल गया कि वह नेताओं के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं अपने इस मजेदार कविता की शुरुआत करता हूँ। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी माफ कर रहे हैं। यह बात उड़ते उड़ते रावण के पास पहुंची तो रावण को ला गया। वह अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद फानन में सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो उससे टकराया और बोला, भाई साहब, आप भारतीयों के सामने हाथ जोड़ते हैं। आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला गोली का जो 100 का नोट अलग से आंटी ने छिपा दिया था, वरना खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम को सताने के मुझे यह फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन बचे हुए 100 रुपयों से मैं खाना क्या खाऊंगा। मैंने कहा, राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम खुशी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो खुशी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी। जा, मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूँ, तू पहले खाना खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब रावण बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा, क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार दिए? रावण ने गुस्से से कहा, उतार नहीं, ये उतरवा लिए। मैंने कहा, क्यों? तेरे पास तो 100 रुपए थे। सुनकर रावण थोड़ा रुआसा हो गया, पर फिर भी किसी तरह अपने आंसू रोक लिए और कहा, मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड से 700 रुपए ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं। मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा क्या हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो जाते तो मेरा क्या हाल होता। पर अचानक से आया उधर से एक नेता, कहा खुशी से, रावण आप हैं मेरे देवता। रावण ने कहा, मैं काहे का देवता, तेरे सामने मैं तो हुए छोटा सा राक्षस, तू चला जाए यहाँ से शख्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कविता बहुत हद तक पसंद आई। धन्यवाद। आप सब ने प्रसिद्ध गाना तितलियां तो सुना ही होगा। उसमें गायक कहता है, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे यार मेरा मियां मरगा। अर्थात तितली का किसी एक फूल से मन नहीं भरता। इसी प्रकार मेरी कविता का पात्र जो कि एक लड़का जो अपनी किशोरावस्था में है, वह इस उम्र में हर दूसरी लड़की से आकर्षित हो जाता है
दाल कहीं नहीं बचती। सुप्रभात आदरणीय उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं केरल शब्द पार्टी टैगोर सदन की ओर से आज की अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ। मेरी कविता का शीर्षक है दर्शन के लिए। मेरी कविता के लेखक हैं श्री आलोक धनवा। श्री आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को मुंगेर बिहार में हुआ। बचपन से ही वह बड़े चंचल स्वभाव के थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने व्यवसाय लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी हास्य एवं व्यंग कविताओं से सदा सबको मनोरंजित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह दर्शाना चाह रहा है कि एक लड़का जो अपनी किशोरावस्था में है, इस उम्र में उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल और अस्थिर होता है। इस अवस्था में वह विभिन्न अनुभवों से गुजरता है तथा उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार: तुमने आशा से उम्मीद लगाई, तुमने आशा से उम्मीद लगाई, उसने क्या ठेंगा दिखाई। लड़कपन में चलता है ये सब, दिल पे नहीं लेने का भाई। आशा मेरी होती है न जाए, कभी आए कभी जाए, पर जाते जाते सहेली किरण को भी पास तुम्हारे छोड़ जाए। किरण दिखे छोटी बच्ची सी, पर यार यही अच्छी सी। आशा नहीं सुना सही, किरण से ही दिल लगाओ। सुबह होने को दीपक बाबू कुछ और देने को बहुत मिलता है जीवन में, और बहुत कुछ खो देते हैं। चलता रहता होना पाना चलता रहता होना पाना होना होता सो होता है। निराशा के पल के प्यारे बहुत कुछ सिखला जाते हैं। उतना नहीं कभी भी कुछ भी केवल भी बढ़ जाते हैं। आप मिले उम्मीद मिली, अवसाद या धड़कन दी, सपना मिला किरण मिली, मिले आशा या प्रतीक्षा, जो भी मिले बिठा लो उसको, गाड़ी आगे बढ़ाओ। सुबह होने को दीपक बाबू कुछ देर और बिठाओ। मिले प्रेम या मिले इच्छा, मन न करवा रखना, सारी चीजें हैं मुसाफिर, राह में क्या करना। सीखते जाओ जीवन से, अनुभव को अपने बढ़ाओ। आशा के जाने से पहले एक सपना और पटाओ। नसीब हुआ जो भी तुमको, उसी में जश्न मनाओ। सुबह होने को दीपक बाबू कुछ और देर उठाओ। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। आपका सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णय मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस अंतर सदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में मैं किदे निथौजम मंगा मैतई प्रवेश संख्या 4014 नेताजी सदन की ओर से आज आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पर कविता को सुनने से पहले कविता के बारे में कुछ शब्द जान लेते हैं। हमारी देश के नेता अपने आँख और कान हमेशा बंद रखते हैं, पर उनका मुंह हमेशा खुला रहता है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त उन्हें लोगों का भरोसा जीतना है, क्योंकि लोगों का भरोसा ही उनका सबसे बड़ा ताकत होता है। इसलिए वो लोग झूठे वादे देते हैं, जैसे हर घर में फ्री की बिजली होगी, हर घर में पानी होगा, पर ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। और मैंने सोचा कि वो लोग इलेक्शन जीतने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं और लोगों की तकलीफें और अत्याचार को नहीं देखते। और मैंने उनका अंतर गांधी जी के तीनों बंदरों के साथ किया है। तो ये हास्य कविता ऐसी है। मंत्री बनने के बाद मिले
मंत्री बनने के बाद मिले तो गुलाब की तरह खिले खिले, गुलाब की तरह खिले खिले। सोफे में धंसे हुए एकदम प्रसन्न थे, सोफे में धंसे हुए एकदम प्रसन्न थे और हम उनकी मुद्रा देखकर स्थिर थे। आंखें बंद थी, कान बंद थे, पर मुंह खुला था। आंखें बंद थी, कान बंद थे, पर मुंह खुला था। मानो गांधी जी के तीनों बंदरों का रूप मिला जुला था। पर दृश्य नायाब था क्योंकि तीसरा बंदर गायब था। पर दृश्य नायाब था क्योंकि तीसरा बंदर गायब था। मैंने पूछा, मंत्री जी, क्या आपने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुंह खोला था? तो बोला, हमारी आंखें बंद है क्योंकि अत्याचार हमें नहीं दिखता, कान बंद है क्योंकि सुनाई नहीं देता, और बचा मुंह तो आपका मन भी बड़ा भोला है, और बचा मुंह तो आपका मन भी बड़ा भोला है। अरे मुंह तो हमने सिर्फ खाने पीने के लिए ही खोला है, अरे मुंह तो हमने सिर्फ खाने पीने के लिए ही खोला है। धन्यवाद। हमारे छठे प्रतिभागी हैं रमन सदन की ओर से जेकोब निकोलास, इनाम नंबर 3। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कैडेट निकोलास रिंगहोम रमन सदन की ओर से आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और मेरे इस कविता का शीर्षक है एक दिन मामला यूं बिगड़ा। कविता सुनाने से पहले मैं कवि और कविता के बारे में कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। कवि शैल चतुर्वेदी, जो इस कविता के कवि हैं, हिंदी साहित्य के एक महान हास्य कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कवि होने के साथ साथ एक हास्यकार, लिख्यकार, व्यंग्यकार और अभिनेता है। इनकी कविता एक दिन मामला यूं बिगड़ा में कवि ने एक ऐसे पति का वर्णन किया है जो अपनी पत्नी से तो कई शिकायतें तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके मुख पर तो कुछ नहीं कह पाते, और मन ही मन उसकी शिकायतें करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वह कैसे अपनी शिकायतों के फुलझड़ी उड़ाते हैं। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नरम हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेशर्म हूँ। पत्ते की तरह गाँव जाता हूँ, बोलते बोलते हाफ जाता हूँ, इसलिए कम ही बोलता हूँ। मजबूर होता हूँ तभी बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई एहसान नहीं करती, कोई काम नहीं करती, जो भी बनाकर खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो? शादी को तो हो गए 10 साल, अकल नहीं आए अब तक, बाल हो गए देखो सफेद। पड़ोस की देखो अभी छोटी है, मगर तुमसे तो कहीं अच्छी है। घर गृहस्थी कैसे संभालती है, जाके तो देखो। और खाना तो एकदम क्या, बाप रे बाप, मस्त चकाचक बनाती है। हमारा तो क्या, जो भी बोलेगा कुछ नहीं सुनेगा, बस कहेगा फक फक। एक दिन मेरे मोजे खो गया। मैंने कहा ढूंढो, कितनी बार कहा सीधे संभाल कर रखने को, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। कितना खोजा और मिला तो क्या, पॉकेट में रुमाल की जगह मोजा। अब क्या मेरी इज्जत रह जाएगी? अब क्या खाक कविता पढ़ते या तेरा मोजा पहनकर क्या करेंगे? आप ही बताइएगा। पेटीकोट पहनकर तो जाते ही हो, मगर क्या करें, मेरे एक दिन तो मेरे कुर्ते ही पहनकर चले गए। अब क्या पहनूंगा मैं? क्या नंगा घूमूंगा? हाँ, नंगा घूमूंगा सभी सभा के सामने। एक माह से लगातार कद्दू बना रहे हो, वो भी रसेदार। हमने कहा मुझे तो नहीं भाता। बोलूं तो कहती हो बाजार में कोई साग नहीं मिलता। सुनिए जी, हम क्या कहें, मौन रहकर ऐसे ही चुपके बैठे।
बाजार जाती हो तो आने का नाम भी नहीं लेती, क्या क्या खरीद लेती हो पता ही नहीं चलता। 2 साड़ी क्या खरीद ली, 2 साड़ी क्या खरीद ली, 50-50 की है। सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके बुलाते हो, कहते हो 200 की है, 200 की, हाँ 200 की है। हम क्या कहे उससे, जो भी जी में आए बक देते थे। हाँ, हम जो भी जी में आ बक रहे थे और बच्चे खिड़कियों से उलझ रहे थे। हमने मुन्ना को बुलाया, मुन्ना आजा। हमने पूछा माँ कहाँ है तेरा? उसने कहा पापा माँ तो सो रही है। हमने पूछा कब से? उसने कहा आप चिल्ला रहे थे ना, तब से सो रही है। धन्यवाद। हमारे सांस्कृतिक प्रतिभागी हैं टैगोर सदन की ओर से राज मौर्य। सुप्रभात। सभा में उपस्थित उप प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णय मंडल और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, मैं कैडेट राज प्रवेश संख्या 4078 टैगोर सदन हिंदी कविता प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी बनकर शामिल हुआ और मैं आज आप सबके सामने एक अनोखी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है नौकरी की चाह। और मेरे इस कविता के लेखक का नाम है काका हथरस। मैं अपने कविता को आप सबके सामने प्रस्तुत करने से पहले कविता के कवि तथा कविता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। काका हथरसी, जिनका जन्म 18 सितंबर 1906 को हथरस जिले में हुआ था, इन्होंने हास्य कविता की दुनिया में एक अहम भूमिका निभाई है। इनकी इसी प्रसिद्धि के कारण इनके गुजर जाने के बाद भारतीय सरकार ने इनके नाम का एक पुरस्कार बनवाया, काका हथरसी पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रसिद्ध हास्य कविता के कवि को दिया जाता है। ऐसे करने से कवि को सम्मान तथा काका को भी याद किया जाता है। अब मैं अपने कविता के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश में बेरोजगार भी बढ़ते जा रहे हैं। अतः बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोग भी बड़े बड़े देशों, शहरों, कंपनियों के चक्कर काटते नौकरी की तलाश में, और नौकरी ना मिलने के कारण घर में खाली हाथ बैठे रहते। अब मेरी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत है। नदी में डूबते व्यक्ति ने पुल पर चलते व्यक्ति को आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। पुल पर चलते व्यक्ति ने रस्सी नीचे गिराई और बोला आ जाओ। नदी वाला व्यक्ति रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था और बार बार बोल रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी बहुत ही महंगी है, कल ही तो मेरी ABC कंपनी में नौकरी लगी है। मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी बहुत ही महंगी है, कल ही तो मेरी ABC कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनते ही पुल वाले व्यक्ति ने झट से रस्सी खींची और उसे मरता देख अपनी आंखें मीच ली। दौड़ा दौड़ा ABC कंपनी पहुंचा, हाफते हुए बोला, आपके कंपनी का एक व्यक्ति डूब कर मर गया है, अतः आपकी कंपनी में एक खाली जगह कर दिया है। ये मेरी डिग्रियां संभालिए, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे उसकी जगह लगा लें। कंपनी के ऑफिसर्स हंसते हुए बोले, हा 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 भाई, तुमने आने में तनिक देर कर दी, यह जगह तो अभी हमने 10 मिनट पहले ही भर दी। भाई, तुमने आने में तनिक देर कर दी, यह जगह तो हमने अभी 10 मिनट पहले ही भर दी। और इस जगह पर हमने उस व्यक्ति को रखा है जो उसे धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले आया है, जो उसे धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले आया है। धन्यवाद आप सबको मुझे अपना अविश्वासीय समय देने के लिए धन्यवाद। आप सबने प्रसिद्ध वेलकम फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें डॉक्टर की गर्दन ऐसे ऐसे होती है। ठीक उसी प्रकार इस कविता में कवि की आंख ऐसे ऐसे होती है।
सभा में उपस्थित माननीय उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक मंडली और मेरे समक्ष बैठे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं मोटू अभिषेक, माफ कीजिए, आज मैं अभिषेक रमन सदन का नेतृत्व करते हुए आपके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आंख मारने की व्यथा, जिसे सैफ चतुर्वेदी ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि, व्यंग्यकार, हास्यकार, गीतकार और अभिनेता रह चुके हैं। इस कविता में कवि को आंख मारने की बीमारी होती है, जिसके चक्कर में लोगों ने उसे बहुत गलत समझा। वैसे मुझे ऐसी कोई बीमारी तो नहीं, पर आंख तो मैं भी मारता हूँ। चलिए अपनी कविता को शुरू करता हूँ। वैसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग सोचते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था रेखा। उसने मुझे देखा और आँख चल गई। लड़की हाय हाय क्लास छोड़ बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि अजीब भूल हो गई। वो बोला, अच्छा ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में। और इससे पहले कि कुछ बयान करता, आँख फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई। हुआ यह परिणाम, कट गया नाम। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहे तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो। लड़की तो मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है, बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा जी अभी क्या चलती है। वो बोले, गधे हो, 2.5 मन के हो गए, फिर भी बाप के सीने पर लदे हो। फिर एक दिन भगवान से मिलकर, धड़कता हुआ दिल लेकर पहुंच गए रुड़की, देखने को लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली, यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और आंख मुई चल गई। वो समझी कि मचल गई। बोली, लड़की तो अंदर है, लड़की को बुलाऊं। और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं, आंख चल गई दोबारा। अब क्या था, जैसे गए थे वैसे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए। पिताजी बोले, अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुण गाऊं अपनी इस आंख के। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या बस आधा, सिर्फ एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो, पता लगाइए, और अगर मिल जाए तो हमारे आदरणीय काका जी को बताइए। धन्यवाद। अरे आंख फिर चल गई।